हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट 6, जो कि लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। हमने कई बार डिस्कस किया है वॉल्ट विटमैन के बारे में। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका बेस्ट काम रहा है उनका पोएट्री कलेक्शन, जिसका टाइटल था लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंक्लूडेड थी। ये 1855 में पब्लिश हुई थी। ऑफ माई सेल्फ सेंट्रल पोयम रही है लीफ ऑफ ग्राफ्स का। इसमें टोटल 52 सेक्शंस हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी सेक्शन 1, 5, 10, 11, 14, 16, 24 और 52 डिस्कस किए हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल हो तो आप हमारे चैनल में अमेरिकन लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 6 एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, यूनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को सभी लिविंग थिंग्स के साथ। विटमैन ने इस पोयम के अंदर लाइफ के एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट किया है। हमें दोनों ही अपने स्ट्रगल्स भी और अपनी हैप्पीनेस दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारी लाइफ का पार्ट है। चलिए आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलते हैं, अ चाइल्ड सेड, व्हाट इज द ग्रास, फैचिंग इट टू मी विथ फुल हैंड्स। दोस्तों, इस लाइन में एक बच्चा है जो कि स्पीकर के पास आता है, जिसके हाथ में घास है, ग्रास है, जो वो पकड़े हुए है। वो बच्चा एक सिंपल लेकिन एक गहरा सवाल पूछता है। वो पूछता है, आखिर ये ग्रास है क्या। ये इंटरेक्शन बचपन की मासूमियत और क्यूरियोसिटी को दिखाता है। जब बच्चा इस तरह से सवाल करता है तो ये हमारे लिए घास जैसे एक आम चीज़ के बारे में सोचने का मौका देता है। यहाँ पे इस पोयम में जो घास है, जो ग्रास है, वो सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो ज़मीन को ढक लेता है और जो बाकी एनिमल्स के लिए एक फूड की तरह काम करता है और हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इस सवाल के ज़रिए हम देखते हैं कि बच्चे की सोच कितनी गहरी है और कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नॉलेज देती है, हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। इस तरह ये सवाल एक मामूली चीज़ को एक इम्पोर्टेंस देता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, हाउ कुड आई आंसर द चाइल्ड, आई डू नॉट नो वॉट इट इज़ एनी मोर देन ही। यहाँ स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूँ, कैसे जवाब दे सकता हूँ मैं। कहते हैं, मुझे भी नहीं मालूम कि ये क्या है। जितना वो बच्चा जानता है उतना ही मैं जानता हूँ। ये चीज़ दिखाती है एक शेयर्ड इग्नोरेंस को। ये दिखाता है कि कितने भी बड़े और समझदार लोग क्यों ना हो, वो भी जिंदगी के एलिमेंट्स को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जैसे ये घास है तो जिंदगी और नेचर के ट्रू एलिमेंट्स को दिखाती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई गेस इट मस्ट बी द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन आउट ऑफ होपफुल ग्रीन स्टफ वुवन। लाइन में स्पीकर कह रहे हैं, ग्रास रिप्रेजेंट करते हैं उनके खुद के अस्तित्व को, उनके खुद के बीन को। होपफुल ग्रीन स्टफ ये इंट्रोड्यूस करता है एक आइडिया को कि जो ग्रास है वो सिंबल है वाइटलिटी का, ग्रोथ का और ऑप्टिमिज्म का, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक फ्लैग की तरह है, जो रिफ्लेक्ट करता है हर किसी की अपनी सेल्फ से, अपनी इनर सेल्फ से। मतलब कि जो ग्रास है वो सिंबल है इनर सेल्फ का, हमारे ट्रू बीइंग का। आगे स्पीकर बोलते हैं, और आई गेस इट इज़ द हैंडकरचीफ ऑफ द लॉर्ड, a scented gift and remembrance designedly dropped। दोस्तों, इस लाइन में ग्रास को इमेजिन किया है एक डिवाइन गिफ्ट से, गॉड के। ये चीज़ सिंबलाइज करती है केयर को और रिमेम्बरेंस को।
यहाँ पे जो हैंकरचीफ है वो एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है, जो कि सजेस्ट करता है कि वो हैंकरचीफ ड्रॉप्ड हो गया है, गिर गया है। यहाँ पे स्पीकर इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें नेचुरल ब्यूटी को, हमें गॉड के क्रिएशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस ब्यूटी की तारीफ करनी चाहिए। आगे वो बोलते हैं, बियरिंग द ओनर्स नेम समवे इन द कॉर्नर्स दैट वी मे सी एंड रिमार्क एंड से हुज। दोस्तों, ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो ग्रास है वो एक कनेक्शन को कैरी करती है बिटवीन नेचर और क्रिएटर। यहाँ पे द ओनर्स नेम इम्प्लाई करता है कि जो कुछ भी नेचर में है उन सब का एक पर्पस है, उनका ओरिजिन है। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, सभी लिविंग थिंग्स से कनेक्ट करती है, एक रिलेशनशिप बनाती है हमारा नेचर के साथ, हमारा इस दुनिया के साथ। आगे स्पीकर बोलते हैं, और आई गेस द ग्रास इज इटसेल्फ अ चाइल्ड, द प्रोड्यूस बेब ऑफ द वेजिटेशन। इस लाइन में स्पीकर ग्रास को बता रहे हैं एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर। ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ को और नई जिंदगी को, एम्फसाइज करती है साइकिल ऑफ लाइफ को, कि जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रास है, वो सब इस धरती से इमर्ज हुए हैं, जैसे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से होता है। आई होप आपको ये इतना पार्ट समझ में आ गया होगा पोयम का। चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। और आई गेस इट इज़ अ यूनिफॉर्म हीरोग्राफिक and it means sprouting alike in broad zone and narrow zones। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि वो ग्रास को एक यूनिवर्सल सिंबल की तरह देखते हैं, जो किसी जोग्राफिकल या सोशल बाउंड्री से बंधी हुई नहीं है। स्पीकर बोलते हैं कि जो ग्रास है वो डाइवर्स एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है इक्वालिटी को और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को लोगों के, चाहे वो लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो। आगे स्पीकर बोलते हैं, ग्रोइंग अमंग ब्लैक फोक्स एज अमंग वाइट, कैनेट टक हो कांग्रेसमैन कफ, आई गिव देम द सेम, आई रिसीव देम द सेम। दोस्तों, ये लाइन एम्फसाइज करती है इंक्लूसिविटी को, मतलब कि सभी लोगों को, पूरी सोसाइटी को एक जैसा देखना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, रेस या जेंडर के हो। ये लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो ग्रास है वो सबके लिए इक्वली ग्रो करती है, चाहे लोगों का स्टेटस और रेस कुछ भी हो। स्पीकर यहाँ एक्नॉलेज करते हैं सेमनेस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस को, कि हर इंडिविजुअल इंटरकनेक्टेड है और हर कोई एक जैसी रिस्पेक्ट और रिकग्नाइजेशन डिजर्व करता है। आगे वो बोलते हैं, एंड नाउ इट सीम्स टू मी द ब्यूटिफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्रास को एज अ मेटाफॉर। किस चीज़ का मेटाफॉर? डेथ का, ब्यूरियल का। कंपेयर कर रहे हैं उसको अनकट हेयर से। ये बता रही है कि जो ग्रास है वो तो ग्रेव्स पे भी ग्रो करती है। दोस्तों, ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि लाइफ कंटिन्यू रहती है इवन इन डेथ, दिखाती है एक साइकिल ऑफ लाइफ को, रीबर्थ को। आगे स्पीकर बोलते हैं, टेंडरली विल आई यूज योर कर्लिंग ग्रास, इट मे बी यू ट्रांसपायर फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ अ यंग मैन। इस लाइन में स्पीकर एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रास के जेंटलनेस को, उसके ओरिजिन को। स्पीकर बोलते हैं कि जो ग्रास है वो यंग मैन की बॉडीज पर भी ग्रो करती है। इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होता है, जिनको इस दुनिया ने खोया होता है, दैट मीन्स सोल्जर्स। लेकिन जिंदगी फिर भी कंटिन्यू रहती है उस डेथ के बाद भी। जिंदगी क्या है, इसमें क्या बता रहे? ग्रास। बाकी लोगों की जिंदगी कंटिन्यू रहती है, चाहे इंसान इस दुनिया से चला ही क्यों ना जाए। आगे स्पीकर बोलते हैं, इट मे बी यू आर फ्रॉम ओल्ड पीपल और फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टेकन, इट मे बी इफ आई हैड नोन them I would have loved them soon out of their mother's lap। यहाँ पे स्पीकर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो ग्रास है वो कहीं भी उग सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है, चाहे कोई ओल्ड इंडिविजुअल हो या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि गुजर चुके हैं।
ये चीज़ दिखाती है, हिंट करती है स्पीकर की एम्पैथी और कनेक्शन को उन लोगों के साथ जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर वो लोग जो इस दुनिया में हैं और सफरिंग, पेन सह रहे हैं। चीज़ एम्फसाइज करती है कि हर ब्लेड ऑफ ग्रास ह्यूमन स्टोरी से टाइड है, बंधा हुआ है। एंड हेयर यू आर द मदर्स लैप। लाइन दिखाती है कनेक्शन को बिटवीन ग्रास और मदर एस्पेक्ट्स। सजेस्ट करती है कि ग्रास रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ को फ्रॉम वूम ऑफ द अर्थ, जहाँ वो साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, दिस ग्रास इज वेरी डार्क टू बी फ्रॉम द वाइड हैट्स ऑफ द ओल्ड मदर्स। यहाँ पे स्पीकर ने नोट किया है जो घास का कलर है वो थोड़ा डार्क है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है ये चीज़ आइडिया ऑफ ओल्ड एज और लॉस से। स्पीकर ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है नेचर ऑफ ग्रीफ को, लाइफ के सारे दुखों को, कॉम्प्लेक्स इमोशन को, जो कि बंधे हुए हैं किसी मेमोरी से या रिमेम्बरेंस से। आगे वो बोलते हैं, डार्कन देन द कलरलेस बियर्ड ऑफ ओल्ड मैन, डार्क टू कम फ्रॉम अंडर द फेंट रेड रूफ ऑफ माउथ्स। यहाँ पे इमेजरी कंटिन्यू हो रही है, एक्सप्लोर कर रही है थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये चीज़ सजेस्ट करती है मॉर्निंग को, मॉर्निंग मतलब दुख को, जो हम रिस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को जिन लोगों की डेथ हो गई हो, या जब हम किसी दुख को एक्सप्रेस कर रहे हो हम मौन करते हैं। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम भी, उस वक्त भी लाइफ में एक रिचनेस है, एक डेप्थ है जो रिप्रेजेंट करती है ग्रास को। यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है ओल्ड मैन एंड देयर बियर्ड का, वो एम्फसाइज करते हैं पैसेज ऑफ टाइम को, इनविटेबिलिटी ऑफ मॉर्टिलिटी को। दोस्तों बेसिकली अभी तक हमने जाना कि एक बच्चा आता है, वो स्पीकर से पूछता है कि ग्रास क्या है। तो पहले तो स्पीकर खुद कंफ्यूज होते हैं कि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना वो बच्चा जानता है कि ग्रास क्या होती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोग छोटी छोटी नेचर की और छोटे छोटे एलिमेंट्स जो लाइफ के होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। पहली शुरुआती लाइनों में स्पीकर ने लाइफ की ब्यूटी को बताया है और अब वो डेथ को बता रहे हैं। वो ग्रास को एज अ लाइफ और डेथ दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पोयम के अंदर। आगे वो बोलते हैं, ओ आई परसीव आफ्टर ऑल सो मैनी अटरिंग टंग्स एंड आई परसीव दे डू नॉट कम फ्रॉम द रूफ ऑफ माउथ्स फॉर नथिंग। दोस्तों स्पीकर ने रिकग्नाइज किया है कुछ आवाज़ों को, लोगों की आवाज़ों को जो कि अभी ज़िंदा हैं, जो बोल रहे हैं अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं डेथ के बाद भी। ये लाइन सजेस्ट करती है एक कनेक्शन को बिटवीन लिविंग एंड द डेथ, हाईलाइट करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी को और लेगेसी को। इस लाइन में बेसिकली स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं उन लोगों की, जो लोग मर चुके हैं, उनकी भी आवाज़ें सुन सकता हूँ, उनको फील कर सकता हूँ अपनी मेमोरी से और उन लोगों की लेगेसी से, उन लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम किए हैं उनसे। आगे वो बोलते हैं, आई विश आई कुड ट्रांसलेट द हिंट्स अबाउट द डेड यंग मैन एंड वुमेन एंड द हिंट्स अबाउट ओल्ड मैन एंड मदर्स offspring taken soon out of their laps। यहाँ पे स्पीकर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डिज़ायर को समझने के लिए, अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को, स्टोरीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों की डेथ हो चुकी है। वो यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि वो जो उनको वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं, जो वॉइसेस सुनाई दे रही हैं उन डेड यंग मैन, वुमेन, ओल्ड मैन और मदर्स या फिर बच्चों की, वो उन लोगों की कॉम्प्लेक्स और इमोशन स्टोरीज को बतलाती है कि गुजर गए हैं। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि स्पीकर दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी मेमोरीज को ऑनर करते हैं। आगे वो बोलते हैं, What do you think has become of the young and old man? And what do you think has become of the women and children? यहाँ पर स्पीकर क्वेश्चन करते हैं
डेथ पर विचार करने के लिए सभी लोगों की डेस्टिनी पे सवाल करते हैं, चाहे वो किसी भी एज या जेंडर के हो। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और इंटरकनेक्टेडनेस जो लाइफ और डेथ के बीच में है, उसको एम्फसाइज करते हैं। आगे वो बोलते हैं, दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर, द स्मॉलेस्ट स्प्राउट शोज देयर इज रियली नो डेथ। स्पीकर का मानना है कि जो जिंदगी है वो कंटिन्यू रहती है मरने के बाद भी। वो कहते हैं कि चाहे कितना ही छोटा एविडेंस हो ग्रोथ का, जैसे एक स्मॉलेस्ट स्प्राउट, वो दिखाता है कि जिंदगी फिजिकल डेथ के बाद भी जारी रहती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, एंड इफ एवर देयर वॉज इट लेड फॉरवर्ड लाइफ एंड डज नॉट वेट एट द एंड टू अरेस्ट इट एंड सीज द मोमेंट लाइफ अपीयर्ड। यहाँ स्पीकर ये दिखाते हैं कि जो डेथ है उसका कोई अंत नहीं है, बल्कि एक चेंज की तरह होती है डेथ, जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। ये चीज़ हमें सजेस्ट करती है कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, ऑल गोes onward and outward, nothing collapses, and to die is different from what anyone supposed and luckier। दोस्तों, इस फाइनल लाइन में स्पीकर जिंदगी में स्टेबिलिटी और इवोल्यूशन के विचार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहे हैं। वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो डेथ है उसका अंत नहीं होता है, बल्कि डेथ एक इवोल्यूशन की तरह है, एक चेंज की तरह है। उसको एज अ फॉर्चून देखे जो लार्जर और ऑनगोइंग साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस में रिलीज होती है। दोस्तों, यही था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट 6, जो कि बेस्ड है ग्रास पे, लेकिन ग्रास को स्पीकर ने यहाँ पे लाइफ एंड डेथ से बताया है। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।